Hello friends, so I am Kishan Barai and welcome to the video of legal agreement between exporter and supplier. देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए कि वो सप्लायर के साथ एक एग्रीमेंट करे, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आपने 1 to 20 वीडियो सीरीज देखा है तो मैंने कहा था कि सबसे पहला फ्रॉड का चांसेस आपका सप्लायर के साथ है, ना कि फॉरेन बायर के साथ। बहुत बड़ी लेवल की चीटिंग होती है सप्लायर के द्वारा, राइट, और उसमें फंस जाते हैं काफ़ी सारे मर्चेंट एक्सपोर्टर। तो उसके सॉल्यूशन के लिए आज मैं एग्रीमेंट लेके आया हूँ, राइट। तो कुछ लोगों को लगेगा अरे यार सप्लायर के साथ क्या चीटिंग हो सकती है। मैं आपको छोटे से एग्जांपल दूंगा ताकि आपको थोड़ा पता चले। एक स्टूडेंट था जिनको चिली और लेमन का एक्सपोर्ट करना था, राइट। उन्होंने एक मुंबई का कोल्ड स्टोरेज में से सोर्सिंग करना सोचा, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में एक फ़ायदा क्या है दोस्तों कि वहाँ पर आपको प्रोडक्ट पैकिंग, एक्सपोर्ट पैकिंग मिल जाती है। वहाँ से आप कंटेनर स्टफ भी करा सकते हो, जब भी चाहे उतनी डिलीवरी मिल जाती है, राइट। तो ये स्टार्टअप के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब वो वहाँ पर पहुँचा, ठीक है। चिली लेमन के बारे में उसको उतना पता नहीं था, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि स्टार्टअप है, राइट। तो सप्लायर ने उनको कहा कि ठीक है, सुबह 9 बजे आ जाना, 9 बजे तेरे आंखों के सामने ही कंटेनर को स्टफ करेंगे, देख लेना, राइट। वो 9 बजे शार्प वहाँ पर पहुँचा और आप बिलीव नहीं करोगे कि कंटेनर 25% फिलअप हो चुका था। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि लेबर थोड़े जल्दी आ गए थे, काम आपका जल्दी हो, शिपमेंट अच्छा हो, इसलिए हम जो है आपको ये प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। ये राइट, स्टफ करवा दिए, राइट। स्टार्टअप बच्चा कुछ बोला नहीं, इनिशियली 1-2 बॉक्स देखा, बराबर था और आगे गुड्स भराने लगा। वहाँ पर एक और स्टूडेंट आ गया, राइट, जो हमारा ही कम्युनिटी से था। उन्होंने उनकी बातचीत हुई, दोनों को पता चला कि हाँ हम 12 ओवरसीज से ही स्टडी कर रहे हैं। बातचीत हुई और उन्होंने केस बताया कि भाई थोड़ा मेरा जल्दी ही स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट ने गाइड किया कि भाई ऐसा क्यों, राइट, आप देखो। और उन्होंने जाके जब देखा तो 25% जो इनिशियल बॉक्स थे, राइट, वो चिली लेमन खराब स्टफ किए गए थे, यानी कि वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, वहाँ पर पहुँच के बिगड़ ही जाते, राइट। फिर जो सप्लायर को बताया तो सप्लायर ने वो आदमी को डांटा, राइट, और वो प्रोडक्ट चेंज करके भी दिया। लेकिन इट वॉज लाइक दैट कि ये बच्चे हैं तो उसके थोड़ा खराब प्रोडक्ट भी डाल दोगे तो क्या पता चलेगा। वैसा ही दोस्तों कल एक केस हुआ जहाँ पर मुझे हमारे एक क्लाइंट है, जो लेडी है, काफ़ी अच्छे वर्क कर रहे हैं वो, राइट। तो उन्होंने एक ऑर्डर उनको कंफर्म हो गया था बायर की तरफ से, सप्लायर उनको डिलीवरी देने वाला था, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट भाव बढ़ गया, राइट, इसलिए सप्लायर ने उसे पेमेंट लेने के बावजूद भी ऑर्डर को ठीक तरीके से फुलफिल भी नहीं किया, पेमेंट भी ज़्यादा मांगने लगे और टाइमली डिलीवरी भी बिल्कुल, राइट। तो ये चीज़ बहुत होती है। इसके लिए क्वालिटी के रिगार्डिंग, पेमेंट सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के रिगार्डिंग अब मैं आज तक ठीक से कोई एग्रीमेंट देखा ही नहीं, राइट। मेरे पास काफ़ी एग्रीमेंट आए हुए हैं, उसमें हमने वर्क किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ है, राइट, और काफ़ी लोगों को सजेस्ट किया हुआ है। बट टुडे आई एम प्रेजेंटिंग इट विथ यू अ वेरी फाइनल ड्राफ्ट, राइट, जो आज तक अभी तक आपने किसी भी चैनल में या किसी भी यूट्यूब में नहीं देखा है। उतना डिटेल स्ट्रक्चर्ड वे में वर्क करके, राइट, बहुत मेहनत करके ये चीज़ मैं आपको प्रेजेंट करने के लिए जा रहा हूँ। ये जो एग्रीमेंट मैं आपको प्रेजेंट करने के लिए जा रहा हूँ, इसमें डायरेक्टली आपको 3 फायदे हैं, राइट। ये एग्रीमेंट आपको अलग अलग नहीं कराने पड़ेगा, एक ही एग्रीमेंट आपको कराना पड़ेगा। तो हमारा एग्रीमेंट का एजेंडा खास करके ये है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो जाए। बच्चे बहुत बोलते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग काम करना है, लेकिन एज अ स्टार्टअप उसमें क्या क्लॉज होने चाहिए, कैसे करना है, राइट, ये पता नहीं है। तो ये हम आगे इसमें बताएंगे। पेमेंट सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, तो वो तो हमको करना ही है, हम करेंगे ही। एंड थर्ड सबसे चीज़ हमने खास ध्यान रखी है वो है रेपुटेशन मैनेजमेंट। स्टार्टअप का रेपुटेशन ही चीज़ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपका पहली बार किसी ने आपको भरोसा करके ऑर्डर दिया, वही भरोसा आपने तोड़ दिया, राइट, अल्टीमेटली आप कहीं के नहीं रहेंगे बिजनेस में। फिर वो रेपुटेशन आपको बनाने में और समय लग जाएगा। तो आपकी रेपुटेशन भी मैनेजमेंट हो, इसका भी ध्यान रखा गया है, राइट। क्वालिटी गुड सोर्सिंग, रिटर्न, रिफंड एंड रिप्लेसमेंट, राइट, ताकि आप रिस्क फ्री, टेंशन फ्री बिजनेस कर सकते हो, राइट। हाउ टू फाइंड सप्लायर के लिए हमने ऑलरेडी काफ़ी आर्टिकल्स, डिस्कशन बोर्ड और खास करके केस स्टडीज, राइट, बनाए हैं। केस स्टडीज के रिलेटेड है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको देना चाहूँगा इसके रिगार्डिंग। सप्लायर को फाइंड करने के लिए B2B वेबसाइट एक अच्छा सोर्स है।
हालांकि B2B वेबसाइट को मैंने बहुत ही क्रिटिसाइज किया है कि स्टार्टअप के लिए उतना यूजफुल नहीं है मेजॉरिटी B2B वेबसाइट, लेकिन दोस्तों मैंने किस एंगल से किया था? मैंने ये एंगल से किया था कि बायर आपको इतने जेन्युइन नहीं मिलेंगे, क्योंकि B2B वेबसाइट में फ्रॉड लोग इंक्वायरी डालते रहते हैं। सो आई एम नॉट ब्लेमिंग द B2B, राइट, लेकिन उसमें जो इंक्वायरीज आ रही है वो मेजॉरिटी फ्रॉड लोगों के द्वारा आती है, जो स्टार्टअप को अट्रैक्ट करने के लिए लुभावनी डील्स बताते हैं, फिर पेमेंट नहीं देते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे केस हमने देखे हैं। लेकिन यहाँ पर हम बायर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सप्लायर्स की। सो अच्छे सप्लायर डेफिनेटली वी कैन गेट इट फ्रॉम B2B, क्योंकि वो आपके मेरे जैसे होते हैं जिन्होंने पैसे देके B2B में रजिस्टर्ड कराया हुआ है, तो वहाँ पर आपको अच्छे सप्लायर मिल सकते हैं। फ्रॉड भी होते हैं लेकिन अच्छे मिल सकते हैं B2B में से। आपको सप्लायर का लिस्ट NSIC भी देता है, गवर्नमेंट का बॉडी है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। नॉर्मली फूड प्रोडक्ट नहीं, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के सप्लायर कंपोनेंट्स आपको NSE इसमें हेल्प करता है। आप गूगल सर्च करना, आपको नियरेस्ट विभाग मिलेगा, राइट। फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पोर्ट डेटा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, यहाँ से भी आप सप्लायर ले सकते हो, राइट। जो एक्सपोर्टर होते हैं तो इनिशियली आपको वो हेल्प कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यू द राइट प्रोडक्ट। आप मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, गूगल मैप से आपको काफ़ी डिटेल्स मिल सकती है। जैसे आपको पता ही है ऑनियन, लासन गांव, पीपल गांव, यू कैन गूगल मैप्स रिगार्डिंग दोस एरिया एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द मैनी सप्लायर्स, राइट। नाउ हाउ टू वेरीफाई दोस? हालांकि सप्लायर रेफरेंस से भी मिलता है, लेकिन अगर रेफरेंस ना हो तो इसके लिए मैंने पॉइंट्स बताए थे। अब जो है हाउ टू वेरीफाई द सप्लायर, ये मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रेडिट रिपोर्ट आप निकलवा सकते हो, राइट। क्रेडिट रिपोर्ट डोमेस्टिक का भी निकलता है, ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल का ही क्रेडिट रिपोर्ट होता है, राइट। यू कैन विजिट दी मेरा इन्फॉर्म, DNB है, राइट, वो भी आपको लोकल कंपनी का निकाल के देगा। और भी देर आर क्रेडिट रिपोर्ट एजेंसी, यू कैन गूगल सर्च अबाउट देम। यू कैन मेक अ लाइव वीडियो कॉल, राइट। बिजनेस आवर्स में कॉल करिए और उनको करिए कि सर मुझे आपका यूनिट सोर्सिंग पॉइंट देखना है, राइट। यू कैन डू द लाइव वीडियो कॉल। और अगर वो ऐसे कहेंगे हाँ बस लाइव वीडियो कॉल में आपको थोड़ी देर में कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगा दे तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि वो भी कोई ट्रेडर ही है, कोई यूनिट में पहुँच रहा है। तो फिर आप जो है, अगर वो शॉर्ट टाइम में वीडियो कॉल करने की कह रहा है कि बस मैं अभी कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट आप उसका विजिटिंग कार्ड का फोटो ले लीजिए, राइट। क्योंकि हम हमारे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि जिसके पास विजिटिंग कार्ड ही नहीं है, राइट, वो ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। एटलीस्ट उसके पास, क्योंकि आज दोस्तों विस्ता प्रिंट में 100 रुपये में विजिटिंग कार्ड आपको मिल रहे हैं, राइट। तो एक बिजनेस का कोई भी आदमी के पास बिजनेस विजिटिंग कार्ड तो होगा, क्योंकि वो कहीं भी जाएगा अपने फ्रेंड ग्रुप, रिलेटिव या किसी भी फंक्शन में या कोई भी जगह पे कॉन्फ्रेंस में, तो अपना विजिटिंग कार्ड तो निकाल के देगा, राइट। तो विजिटिंग कार्ड का फोटो ले लो, उसको बोलो कि सर आप अपना विजिटिंग कार्ड का डिटेल्स हमको फोटोग्राफ करें, राइट। तो ये चीज़ से भी आप कुछ हद तक ऑथेंटिसिटी देख सकते हैं। डोमेन एज जो है, अरे डोमेन एज आप उसका चेक कर सकते हैं। बाकी तो देखिए दोस्तों, मैंने लाइव वीडियो कॉल के बाजू में लिखा है विजिट इज़ द मेन थिंग, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ही। और बाकी का बिजनेस डॉक्यूमेंट आप उससे मंगा सकते हो। काफ़ी लोग बिजनेस डॉक्यूमेंट को देख के बहुत खुश हो जाते हैं या उसको वेरीफाइड मानने लगते हैं, वो भी गलत है। क्योंकि कोई भी फ्रॉड आदमी भी अपना बिजनेस डालेगा, वो भी GST लेगा, वो भी अपना कंपनी डालेगा, फिर ही तो फ्रॉड कर पाएगा, राइट। तो बिजनेस डॉक्यूमेंट किसी भी फ्रॉड का होता है, राइट। और वो बाद में फ्रॉड करता है, पहले अपना बिजनेस रजिस्टर करता है। तो कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इसके बिजनेस पुराने हैं, 5, 7, 10 साल से काम कर रहा है, राइट, उसका लॉन्ग एक्सिस्टेंस है, राइट, देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज ए गुड, राइट। तो ये चीज़ है। बाकी तो विजिट से और बाकी का आप जो है मेरे आर्टिकल, इसका केस स्टडी पढ़िएगा तो आपको और भी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिलेगी। ये जस्ट मैंने बेसिक ब्रीफ आपको दी, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर अब जो हम सीखने जा रहे हैं, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट, कि हम सप्लायर के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट करें ताकि हम सेफ वे से अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके और बायर को अच्छी क्वालिटी दे सके, उसके साथ अच्छा काम कर सके। इसके लिए हम एग्रीमेंट दोस्तों आगे सीखने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मर्चेंट एक्सपोर्टर एंड सप्लायर एग्रीमेंट। तो ये ऑलरेडी दोस्तों मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु वेबसाइट में डाल दिया है, लेकिन ये टेम्पलेट आपको डायरेक्टली वर्क नहीं होगा। इसमें काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन अपडेशन आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हो सकता है कि इतने सारे पॉइंट्स आपके लिए अनुकूल ना हो या वैलिड ना हो, राइट। तो आपको ये एग्रीमेंट में समझाता हूँ, ठीक है, समझना जरूरी है। फिर इसमें मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, कुछ मॉडिफिकेशन हम इसमें भी करेंगे टेम्पलेट में। और ये दोस्तों टेम्पलेट यूं ही नहीं बना है,
राइट। बहुत सारे लोगों ने सप्लायर्स एग्रीमेंट मैंने स्टडी किए, मैंने उनको काफ़ी सजेस्ट किया, लॉयर्स की सलाह ली, इसमें लॉयर की भी हेल्प ली गई है और तब जाके ये ड्राफ्ट बना है, राइट, एडवोकेट की हेल्प से। तो ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आपको मॉडिफाई करने का भी सिखाऊंगा, लेकिन किसी भी एग्रीमेंट को फॉलो करने से पहले एक बार उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और बता दीजिए, एक्सपर्ट को पूछ लीजिए, लॉयर का हेल्प लीजिए, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपको एक अच्छा नॉलेज देगा कि किस तरीके का मर्चेंट, एक्सपोर्टर और सप्लायर के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। तो फॉन्ट दोस्तों इसके बड़े करते हैं और शुरू करते हैं। इसके फॉन्ट, अब सबसे पहले दोस्तों यहां पर फर्स्ट पेज में मैंने लिखा है कि ये 100 रुपए के जो स्टैम्प पेपर है उसमें आपको ये करना पड़ेगा एग्रीमेंट। अब कोई लोग मुझे बेसिक कॉमन प्रश्न पूछते हैं कि सर ये तो बहुत सारा है, 10 पेजेस का है, तो क्या हमको 10-100 रुपए के स्टैम्प पेपर लेने पड़ेंगे? जी नहीं दोस्तों, आपको केवल एक ही 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लेना पड़ेगा, राइट। और फर्स्ट पेज, ये जो आपका पहला पेज होता है, राइट, वो उसमें आता है और बाकी के जो पीछे के पेज है, राइट, वो उसमें जोड़े जाएंगे, प्रिंट पेज, और उसमें वकील के द्वारा नोटरी की जाएगी, तो ये ऑफिशियल वैलिड माना जाता है। दूसरा कॉमन प्रश्न मेरे पास ये आता है कि ये जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होते हैं, राइट, ये नॉन जुडिशियल क्यों है? नॉन जुडिशियल का मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये कोर्ट में नहीं चलेगा दोस्तों। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर इसलिए ही हम करते हैं ताकि कल सवेरे कुछ डिस्प्यूट हो तो आप लीगली इसको फाइट कर सके और आपको अपना हक मिल सके। वो जो आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो वो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में ही होता है। तो कोई लोग मुझसे पूछता है कि तो जुडिशियल स्टैम्प पेपर में क्या होता है? दोस्तों जुडिशियल स्टैम्प पेपर में जो आपको कोर्ट फीस देनी होती है, राइट, जो आपको कोर्ट के चार्जेस देने पड़ते हैं, ऐसी सारी फॉर्मेलिटीज के लिए जुडिशियल स्टैम्प पेपर का उपयोग होता है। बाकी आप जो भी बड़ी से छोटी कंपनी जो खास करके एग्रीमेंट कराती है, कॉन्ट्रैक्ट कराती है, वो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में भी ही होता है। चाहे आप मकान खरीदो तो भी चेक कर लीजिएगा, राइट, या चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट करो किसी कंपनी के साथ तो भी आप किसी का सैंपल देख लीजिएगा, वो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ही होता है। आता है लोगों के द्वारा कि जो स्टैम्प पेपर हमने खरीदा, राइट, जो स्टैम्प पेपर परचेस किया है उसकी वैलिडिटी क्या है? तो दोस्तों जो आपने स्टैम्प पेपर खरीदा है उसकी वैलिडिटी कुछ नहीं होती जब तक आप उसमें वैलिडिटी ना लिखो। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम वैलिडिटी लिखते हैं तो ये वैलिडिटी उसमें मानी जाती है उतने टाइम फ्रेम के लिए, राइट। वरना कोई आपको ये कहता है वकील के ये नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर की वैलिडिटी 6 महीने तक होती है, वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी नहीं है। अगर आपने स्टैम्प पेपर पहले लिया हुआ है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे आगे काम में नहीं आएगा, तो आप उसको वापस गवर्नमेंट को बेच सकते हो। तो 10% रुपये काट के आपको रुपये दे देते हैं। यानी कि 100 रुपये का स्टैम्प पेपर मैंने खरीदा, अब मुझे लग रहा है नहीं मुझे किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराना, अब आगे काम नहीं करना इसमें, तो मैं ये वापस दे सकता हूँ। तो उसके मुझे 90 रुपये मिलेंगे 10% काट के। ये मेरे को 6 महीने का समय मिलता है जब से मैंने परचेस किया हुआ है, राइट, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, राइट, उसके 6 महीने में मुझे वापस दे देना है। अगर 6 महीना क्रॉस हो गया, अभी भी आपको वो उपयोग में लाना है तो आप ला सकते हो, 1 साल बाद 2 साल बाद आप उपयोग में ला सकते हो, वो आपको काम आएगा, ठीक है। नॉर्मली नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर को खरीदने से पहले आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है कि किनके बीच में एग्रीमेंट होगा, ये एग्रीमेंट का ब्रीफिंग क्या होगा, किसके लिए एग्रीमेंट आप ले रहे हो, ये आपको लॉयर को देना पड़ता है या कुछ स्टेट में ऑनलाइन भी हो सकता है, या गूगल सर्च कर सकते हो, यूट्यूब सर्च कर सकते हो, ऐसी बेसिक माहिती आपको मिल जाएगी। यहाँ पर अब मैं जो आपको आगे समझाने जा रहा हूँ वो अब तक किसी यूट्यूबर ने या कहीं गूगल में इतना डिटेल स्ट्रक्चर से नहीं बताया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ।
तो आगे के जो पॉइंट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अब शुरू होता है हमारा सप्लायर एग्रीमेंट। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, इसको आप दे सकते हो कि एग्रीमेंट बिटवीन मर्चेंट एक्सपोर्टर एंड सप्लायर, या मर्चेंट एक्सपोर्टर एंड सप्लायर एग्रीमेंट, ऐसा भी नाम दे सकते हो। तो चलो इसको मैं एडिट कर देता हूं, मर्चेंट एक्सपोर्टर एंड सप्लायर एग्रीमेंट, ऐसा भी नाम दिया जा सकता है। ठीक है, अब हम अभी नॉर्मली रखते हैं सप्लायर एग्रीमेंट, क्योंकि आगे सप्लायर एग्रीमेंट से ही लिखा है, क्योंकि यहां पर फिर हर जगह मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये मैंने बताया कि इसमें अब ये भी कर सकते हैं। अब दिस सप्लायर एग्रीमेंट, इसको कहेंगे एग्रीमेंट। ठीक है, इज एंटर्ड इनटू एज ऑफ दिस डे ऑफ जून 2021। तो यहां पर जो है आप अपना डेट लिख सकते हो, पर डाल सकते हो, वो होगा इफेक्टिव डेट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि ये एग्रीमेंट किनके बीच में है। ये तो बात हुई एग्रीमेंट की, तो यहां पर है बाय एंड बिटवीन। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आप अपनी कंपनी यानी कि मर्चेंट एक्सपोर्टर अगर आप हैं, यहां पर आप अपनी कंपनी लिख लीजिए, यानी कि हम यहां पर चलो डाल देते हैं जैसे एक्स, इसको हटा दो लाइन को, यहां पर आप लिख सकते हैं XYZ ओवरसीज। ठीक है, तो आपके जो है XYZ ओवरसीज कंपनी हैविंग इट्स रजिस्टर्ड एड्रेस, आपका एड्रेस आएगा, पान आएगा, आपका नंबर, IEC नंबर और GST नंबर। तो ये जो कंपनी है उसको हम डिफाइन करेंगे मर्चेंट एक्सपोर्टर। ठीक है, यानी कि आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, और एंड किसके साथ, तो यहां पर जो है सप्लायर की डिटेल आएगी। यहां पर सप्लायर लिख सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि ABC एंटरप्राइज, ABC एंटरप्राइज अ कंपनी हैविंग इट्स रजिस्टर्ड एड्रेस एट सो एंड सो, पान उसका जो भी है, IEC है तो लिखने का नहीं है तो इसको हटा दो, एंड GST उसका जो है वो लिख लो, राइट, द मर्चेंट, और ये हो गया दी सप्लायर। ठीक है, यहां पर जो है ये सप्लायर हो गया। पढ़ते हैं, द मर्चेंट एक्सपोर्टर एंड द सप्लायर आर हियर आफ्टर कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज पार्टीज। यानी कि जब भी पार्टीज आगे कॉन्ट्रैक्ट में शब्द आएगा, उसका मतलब यह है कि वो मर्चेंट एक्सपोर्टर और सप्लायर दोनों की बात करता होगा, राइट, इसके लिए उसको पार्टीज बताया गया है। और जो केवल पार्टी आएगा PARTY, उसका मतलब यह है कि वो या तो मर्चेंट को संबोधित कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, या तो मैन्युफैक्चरर यानी कि सप्लायर को संबोधित कर रहा है, राइट। अब यहां पर आगे कॉन्ट्रैक्ट में आपने मैन्युफैक्चरर भी लिखा है, तो यहां पर आप एक और शब्द ऐड कर सकते हैं कि सप्लायर और, ठीक है, मैन्युफैक्चरर। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा भी लिखा है, आगे मैन्युफैक्चर शब्द का कोई उपयोग किया है, तो ये भी डाल दो, ठीक है, ताकि क्या है कि आगे कोई मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड हो तो वो सप्लायर को संबोधित होगा, ठीक है, इस तरीके से। ये लीगल लैंग्वेज है दोस्तों, ये लीगली आपको थोड़ा इसमें समझना पड़ेगा। अब यहां पर लिखा है whereas मर्चेंट एक्सपोर्टर डील इन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, यहां पर आप गुड्स भी डाल सकते हो, डालना चाहो तो, जो भी आपके गुड्स है मर्चेंट एक्सपोर्टर, ठीक है। सप्लायर डील्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ दी, यहां पर अब उनका बिजनेस प्रोडक्ट्स डाला जा सकता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहां पर आप डाल सकते हो जिंजर, तो यह भी आएगा जिंजर। फिर पॉइंट सी पढ़ते हैं, द मर्चेंट एक्सपोर्टर desire to engage the supplier for manufacturing and supply of goods on behalf of the merchant exporter, and the supplier is willing to provide the desired service to the merchant exporter at the consideration and terms
एज सेट आउट इन दिस एग्रीमेंट। यानी कि इसका सरल मतलब यह है कि मर्चेंट एक्सपोर्टर सप्लायर को हायर करना चाह रहा है और मर्चेंट एक्सपोर्टर चाह रहा है कि सप्लायर से वो प्रोडक्ट खरीदे और एक्सपोर्ट करे, या फिर कुछ फॉर्मेलिटीज जो है वो मर्चेंट के लिए सप्लायर करके दे, राइट। जैसे आगे इसमें आएगा इंस्पेक्शन, पैकिंग वगैरह वगैरह, वो हम आगे थोड़ा डिटेल में इसमें देखेंगे, काफी आएगा सारा। अब यहां पर है नाउ देयरफॉर इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रोमिसेस एंड द अदर कोवेनेंट्स एंड कंडीशंस contained herein and for other goods and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, the parties therefore agrees as follows। तो टेक्निकल लैंग्वेज में दोस्तों ज़्यादा लिखा गया है, लॉयर की भाषा होती है, तो यहाँ पर बस इतना ही बताया गया है कि ये टर्म्स में आगे ये लोग एग्री हो रहे हैं, बोथ दी पार्टीज, ठीक है। तो ये अब हम समझते हैं। अब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग टर्म्स है। आप कॉन्ट्रैक्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, एग्रो प्रोडक्ट आप करवा रहे हैं, राइट, और वो खुद फार्मर है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो सकता है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, राइट। अब कॉन्ट्रैक्ट आगे पढ़ेंगे हम, तो आपको पता चलेगा कि कौन सपोर्ट में होगा और कौन उसका विरोध करता होगा। लेकिन फिर भी हमने बहुत ही बैलेंस रखने की कोशिश की है कि बिजनेसमैन को भी इससे फायदा हो और फार्मर को भी फायदा हो, ऐसा कोशिश किया गया हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बाय डिफॉल्ट ऑलवेज गोज इन द फेवर ऑफ अ बिजनेस, राइट। तो इसके लिए ही है, और फार्मर के लिए भी ये बेनिफिशियल है क्योंकि उनका सेल्स बढ़ रहा है, राइट। लेकिन बड़ा जो मार्जिन है वो बिजनेसमैन कमाता है, इसलिए हम कहते हैं कि फार्मर भी बिजनेस करे, वो भी आगे आए, राइट। हमने काफ़ी फार्मर को भी ट्रेन करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टर्म्स भी हम मेंशन किए। अब 1.1 क्या कह रहा है? सप्लायर, यहां पर हम अभी मैन्युफैक्चरिंग लगते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट 1.1 ये मेन पॉइंट है 1, उसके अंदर 1.1 आता है, देखते हैं। सप्लायर विल मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई द गुड्स रिक्वायर्ड बाय द मर्चेंट एक्सपोर्टर। सिंपल सी बात है कि सप्लायर जो है गुड्स का मैन्युफैक्चर करेगा और मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई करेगा। ओके, देखिए दोस्तों 1.2 पॉइंट है, ये आप कॉन्ट्रैक्ट में तो ही रखिएगा अगर आप एज ए मर्चेंट रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हो कुछ लेवल तक सप्लायर को, और सप्लायर उसमें से फिनिश प्रोडक्ट बना के आपको वापस दे रहा है, तो ये पॉइंट आएगा, वरना हम हटा देंगे। पढ़ लेते हैं। रॉ मटेरियल्स लाइक जो भी है आपके रॉ मटेरियल विल बी सप्लाइड टू दी सप्लायर by the merchant exporter at the time of order confirmation for processing। ठीक है, तो ये बात है। तो इसके रिलेटेड जो है क्लॉज आप ऐड करना चाहते हो तो यहां पर होगा। ऐसा नहीं है आप पूरा का पूरा फिनिश प्रोडक्ट्स मर्चेंट से ले रहे हो तो ये पॉइंट को आराम से उड़ा दो, राइट। ये देखिए ये 1.2 पॉइंट है। अब आपको चिंता होगा कि 1.3 जो है, राइट, इसका नंबर चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा नहीं होगा, इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट मार दूंगा, राइट, तो आपका राइट 1.2 ही यहाँ पर आ गया, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, तो नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो गया, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पर ये नंबर सीरीज दी हुई है। ये ऐसा आता है फंक्शन इन दी वर्ड माइक्रोसॉफ्ट। आगे पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। Merchant exporter will place an order with the supplier through email or WhatsApp, राइट। यानी कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, लोकल में काफ़ी WhatsApp भी चलता है और आजकल बिलिंग के बहुत बड़े ऐप्स आ चुके हैं। एक्सेल भी अभी जो है अच्छे तरीके से फ़ोन में भी लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट, और फिर वो WhatsApp मैसेज कर सकते हैं। तो अगर WhatsApp रखना चाहे तो रख सकते हैं, या फिर आप इसको हटा दें, केवल ईमेल रखें, राइट। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर जो है वो ऑर्डर प्लेस करेगा
वो ईमेल से करेगा और व्हाट्सएप से भी कर सकता है। फिर सप्लायर शैल एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर इन राइटिंग व ईमेल और व्हाट्सएप, राइट, कि ये ऑर्डर को वो फुलफिल करेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट, राइट, वो ईमेल से या व्हाट्सएप में रिप्लाई करके कर सकता है। फिर ऑल ऑर्डर प्लेस्ड हैज टू बी अंडर द ब्रांड नेम ऑफ द मर्चेंट एक्सपोर्टर, राइट, यानी कि खास करके जो पैकेजिंग है, राइट, वो मर्चेंट एक्सपोर्टर के ब्रांड नेम से होना चाहिए, राइट। ये पॉइंट भी आप इसमें लिख सकते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट हनी हो गया या पीनट बटर हो गया, तो इसमें तो नॉन ब्रांडेड जाएगा ही नहीं, सारा ब्रांडेड ही जाएगा। प्रोसेस फूड खाखरा हो गया, राइट, तो ये अपने नाम से मर्चेंट के ब्रांड नेम से ये आप कर सकते हैं। फिर 1.5 merchant exporter has the approval of the manufacturing units to use its license of supplier, यानी कि यहाँ पर मर्चेंट एक्सपोर्टर के पास पूरा ऑथोरिटी है कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लाइसेंस को यूज़ कर सकते हैं आगे ट्रेड में। जैसे फसाई हो गया, राइट, जैसे ओवरसीज कंट्री के काफ़ी लाइसेंस होते हैं, जैसे EBRC हो गया, ब्रिक्स हो गया, राइट, HACCP सर्टिफिकेट हो गया, US FDA हो गया। तो ये सारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लाइसेंस है वो मर्चेंट एक्सपोर्टर के पास अथॉरिटी है कि अपने ट्रेड के लिए वो लाइसेंस यूज कर सके, राइट। वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया ताकि आपका इतना खर्चा कम। हाँ, लेकिन कुछ कुछ आपके मर्चेंट एक्सपोर्टर के खर्चे होते ही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मर्चेंट एक्सपोर्टर को IEC तो लेना पड़ेगा, RCMC लेना पड़ेगा, पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, राइट, ये तो मर्चेंट एक्सपोर्टर से ही होगा, राइट। अगर फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आपने IEC यूज ही कर लिया तो फिर आप कमीशन एजेंट बन गए, राइट, आप जो है मर्चेंट एक्सपोर्टर नहीं बन पाए, क्योंकि आपकी कंपनी से अगर काम होता है, राइट, तो आप मर्चेंट एक्सपोर्टर है अगर आपकी फर्म से एक्सपोर्ट हुआ और आपको पैसा आपकी फर्म को आया। अब 1.6 पॉइंट देखते हैं। It is agreed that out of 100% production capacity of the supplier, 10% must be dedicated for the merchant exporter। यहाँ पर हमने थोड़ा उसको क्वांटिटी भी फिक्स कर दिया कि इतना आपको हमको हमारे लिए रखना पड़ेगा, राइट। वरना क्या होता है कि हम जब ऑर्डर देते हैं तब उनके पास मटेरियल ही नहीं होता, राइट, माल ही नहीं होता, और बता देते कि नहीं हमारा तो सारा मटेरियल खत्म हो चुका है, राइट, हमने दूसरे से ऑर्डर ले लिया है। तो फिर क्या है, आप जो है आपका बिजनेस में थोड़ा रुकावट आएगा। तो ऐसा भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। आप भी मैन्युफैक्चरर के साथ बातचीत करो, उनका भी आप बात समझो, राइट, और फिर जो है फाइनल आप इसमें बनाओ। ये मैंने बेसिक से पॉइंट्स लिखे हैं, इसमें और भी पॉइंट्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट। और भी आप जो है डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड बातचीत, पैकेजिंग के रिलेटेड बातचीत, नॉन डिस्क्लोजर के लिए बातचीत, हालांकि आगे मैंने इसमें किया हुआ है, वो वेरी मच पॉसिबल है, राइट। अब आगे पढ़ते हैं। वो आती है पेमेंट टर्म्स की बात। सप्लायर एग्रीज टू प्रोवाइड गुड्स अगेंस्ट LUT एट 0.1% GST टू दी। तो खास करके जो वो हमको पेमेंट के लिए बिल इश्यू करेगा, राइट, उसमें यह ध्यान रखना है कि वो LUT के अगेंस्ट में हमको माल देने के लिए रेडी हो। हमने ये क्यों LUT रखा? क्योंकि हम ये एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर हम ये अगेंस्ट LUT नहीं परचेस करेंगे तो GST पूरा देना पड़ेगा, चाहे 18% हो या 28% हो, जो भी देना हो देना पड़ेगा। लेकिन अगर LUT के अगेंस्ट में हम परचेस करते हैं तो GST का में 0.1% ही रहेगा, तो हमको रिफंड में इतना झंझट ना हो, ठीक है। तो ये हम पहले से ही क्लॉज डाल देते ताकि फिर वो ना कह सके कि नहीं आप पूरा GST भर के लो, ऐसा फिर पीछे से सप्लायर हमको ना कह सके। तो ये बात है, ठीक है। पेमेंट विल बी मेड 100% एडवांस अगेंस्ट LR कॉपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों टर्म है पेमेंट का। नॉर्मली इसमें लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे इंपॉर्टेंट बात आती है पेमेंट को लेके, और यहां पर स्टार्टअप सबसे बड़ी गलती कर देते हैं।
स्टार्टअप्स जब भी सप्लायर को मिलने जाते हैं तो सप्लायर स्टार्टअप्स को देख के बता देता है कि आपको पेमेंट हमको 100% एडवांस करना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि स्टार्टअप को ऐसा माइंड में लगता है कि पेमेंट जो है मुझे उसको फैक्ट्री में ही करना पड़ेगा, उसके वेयरहाउस में करना पड़ेगा, फिर मेरा माल जो है बाहर निकलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोकल में अगर स्टार्ट बिजनेस अपना करते हो या लोकल में आप के कोई पहचान के बिजनेस करने वाले लोग हैं, आप उनको पूछना कि आपकी पेमेंट टर्म्स क्या है। मेजॉरिटी जो है वो काम अगेंस्ट एलआर कॉपी चलता है, यानी कि एडवांस का मना नहीं कर रहा हूं मैं, राइट, कि एडवांस जो है आपको हो सकता है करना पड़े, अगर उसका मटेरियल अच्छा हो, रीजनेबल रेट में मिल रहा हो, एडवांस करें, लेकिन ये एलआर कॉपी के अगेंस्ट करें, राइट। ऐसा ही नहीं कि फैक्ट्री में दे दिया, राइट। लॉरी रिसिप्ट उसको बोलिए कि हाँ आपको एडवांस मिलेगा लेकिन अगेंस्ट एलआर कॉपी। कोशिश करिए, ये होगा, ये कर सकते हो आप। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारी जो शिपमेंट टर्म्स होगी वो हम डायरेक्टली उसको कहेंगे कि तू पोर्ट तक भिजवा दे। आगे जो है हम इसमें शिपमेंट टर्म्स लिख रहे हैं, उसमें हमने लिखा है कि हम भाई तू एफओआर यानी कि फ्री ऑन रोड तू पोर्ट तक हमको भेज दो, आप पोर्ट तक भेज दो। तो इससे क्या है कि पोर्ट तक आपका गुड्स पहुंचेगा, राइट, एलआर कॉपी वहां पर पहुंचेगा, आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एलआर कॉपी से आप ट्रैक कर सकते हैं गुड्स कहां पर है, भले फिर आप आगे सीएचए को हैंड ओवर कर दे, लेकिन पैसे आपको एडवांस अगेंस्ट एलआर कॉपी के अगेंस्ट देना है। जैसे बायर आपको बताता है ना 100% एडवांस बीएल लाओ फिर मैं दूंगा, वैसे आप बोलो कि 100% एडवांस एलआर लाओ फिर मिलेगा। होता है लोकल में, राइट, ये चीज होती है। अगर बात नहीं बनती है तो पेमेंट टर्म थोड़ा बदलाओ, राइट, बताओ कोई बात नहीं 30% एडवांस मैं आपको अगेंस्ट प्रोफोर्मा दे देता हूं, अगेंस्ट प्रोफोर्मा इनवॉइस एंड 70% अगेंस्ट एलआर कॉपी लॉरी रिसिप्ट, ठीक है। यानी कि ट्रक की जो होती है ना, एलआर का मतलब तो आपको पता है, ट्रक का जो लॉरी रिसिप्ट होता है ना, जिसको कोई लोग बिल्टी भी बोलता है, राइट, ये है। तो ऐसे कर दो कि 70% जो है एडवांस आपका है अगेंस्ट दी प्रोफोर्मा इनवॉइस, और बाकी का जो है 70% वो आपका अगेंस्ट एलआर कॉपी, राइट। अगर 30 में भी नहीं मानता तो 40 करो, 40-60 का कोशिश करो, राइट, कैसे भी करके उसको एलआर कॉपी के अगेंस्ट तक लाओ। इतना करो तो भी अच्छा है। फिर जो है क्रेडिट के टर्म शुरू हो जाते हैं कि एलआर आने के बाद 20 दिन 50 दिन, ये बात की बात है, राइट। लेकिन स्टार्टअप इतना कर सकते हैं, एटलीस्ट इतना कर सकते हैं, और लोगों ने किया हुआ है। फिर आगे जो है इंश्योरेंस, फ्राइट, क्लियरेंस एंड अदर कॉस्ट एट पोर्ट shall be borne by supplier at actual rate against the invoice of clearing agent। यहां पर देखिए दोस्तों, सप्लायर हमको पोर्ट तक डिलीवरी दे रहा है क्योंकि हमने उसको पोर्ट तक गुड्स मांगा हुआ है सप्लायर से, ठीक है। तो यहां पर सप्लायर जो है इंश्योरेंस भरेगा, फ्राइट भरेगा, क्लियरेंस चार्जेस भरेगा, राइट। हालांकि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सपोर्ट क्लियरेंस, लेकिन एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक जाने के लिए जो जीएसटी की फॉर्मेलिटीज है, राइट, जो ई-वे बिल की फॉर्मेलिटीज है, यहां पर इसकी बात की गई है, राइट, क्योंकि वो भी एक प्रकार का क्लियरेंस ही है। तो वो पोर्ट तक पहुंचता है, तो उसमें ये जो खर्चे लग रहे हैं, इंश्योरेंस, फ्राइट, क्लियरेंस, जो भी है, अदर कॉस्ट, ये सप्लायर को एट एक्चुअल लेने हैं, ये ध्यान रखिए, राइट। वरना क्या होगा, सब आप उसको मांगोगे, आप बताओगे स्टार्टअप, या उनको पता चल जाएगा यू आर स्टार्टअप, और आप पोर्ट तक उससे डिलीवरी मांग रहे हो, तो वो ये इंश्योरेंस, फ्राइट, क्लियरेंस से भी भाव बढ़ा देगा और बढ़ा देगा। ऐसा नहीं, आप प्रोडक्ट में प्रॉफिट लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो भाड़ा लग रहा है, इंश्योरेंस लग रहा है, वो आपको एट एक्चुअली हमसे लेना है, क्योंकि वो हमको एफओआर बिल देगा, फ्री ऑन रोड। एक्सवर्क्स में परचेस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं एफओआर परचेस की बात कर रहा हूं, फ्री ऑन रोड की बात कर रहा हूं, राइट। तो उसमें
ये आगे हमने लिखा है सप्लायर मस्ट शो द ट्रांसपोर्ट बिल टू द मर्चेंट एक्सपोर्टर, राइट, कि ये जो ट्रांसपोर्ट बिल्स है, और यहां पर जो ऊपर है यहां पर आप लिख सकते हो ट्रांसपोर्ट बिल्स विच इंक्लूड्स इंश्योरेंस, फ्राइट, क्लियरेंस, टिल पोर्ट, FOR, टिल FOR, फिर पोर्ट, supplier must show the transport bill which includes insurance, freight, clearance till FOR port to the merchant exporter. यानी कि he must show the bills, right? He must show the bills. Freight, transport, because freight is basically the transport. इस तरीके से भी आप कर सकते हो मॉडिफिकेशन। फिर आगे आता है, इसलिए क्या है कि आपको जब ये बिल्स मिल जाएंगे कंपनीज के, तो आप पता लगा पाओगे कि ये इतना ही ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है और प्रोडक्ट का खर्चा ये है, राइट। यानी कि आपको पता चल जाएगा कि इनके एक्सवर्क्स रेट क्या है सप्लायर के, ठीक है, वो तो वैसे भी आपको बता देते हैं। अब थर्ड पॉइंट में आता है सैंपलिंग। सैंपल में सबसे बड़ी गलती स्टार्टअप कर देते हैं वो ये कि स्टार्टअप हमेशा मैन्युफैक्चरर के पास सैंपल लाते हैं फिर डिस्पैच करते हैं, सैंपल प्रोक्योर करते हैं फिर डिस्पैच करते हैं। उसमें बहुत समय भी चला जाता है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है। इससे बेहतर यह है कि ये जो क्लॉज लिखा है इसको फॉलो किया जाए। इट इज अग्रीड दैट supplier will dispatch samples directly to the place of destination of the clients of the merchant exporter with details of the merchant exporter inscribed as the sender as if it was sent by the merchant exporter। यहां पर दोस्तों समझे आप, यहां पर कहना ये चाह रहा है, ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि मर्चेंट एक्सपोर्टर यहां पर अगर चाहे तो यहां पर सप्लायर को यह काम करना पड़ेगा कि जो सैंपल है, राइट, वो किसी को कुरियर से भेजना पड़ेगा। सैंपल नॉर्मली कुरियर से ही जाता है, राइट, तो कुरियर से जो भेजते हैं सप्लायर, वो मर्चेंट एक्सपोर्टर उनको एड्रेस दे देंगे कि ये पार्टी है, ठीक है, उसको डायरेक्ट सैंपल आप भेज दो। और आगे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता सप्लायर, राइट। ये आप करना चाहो तो कर सकते हो, राइट। आपको अगर अपना थोड़ा कॉस्ट बचाना है, एनर्जी बचाना है, तो ऐसे स्मार्ट एक्सपोर्टर काम करते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, राइट। तो आपको ये करना है कि केवल सप्लायर को बताना है कि ये पार्टी है, राइट, उसको आप प्रोडक्ट सेंड कर दो, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो सेंड करेगा वो पार्टी को सप्लायर, वो कुरियर से करेगा, और कुरियर में सेंडर का नाम मर्चेंट एक्सपोर्टर होगा, राइट। यानी कि आप जो सोचिए दोस्तों, आप डोमेस्टिक में कुरियर करने जाते होंगे, फ्रॉम तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना, भले ही आप कर रहे हो, राइट। जैसे मान लीजिए किसी आपने शादी के लिए किसी को गिफ्ट भेजा हुआ है, तो आप भले खुद भेज रहे हो, लेकिन आप फ्रॉम का क्या करते हो, अपने फैमिली का नाम लिखते हो, या अपने पिताजी का नाम लिखते हो, या अपने एल्डर का नाम लिखते हो। तो यू कैन राइट एनीबडी एज फ्रॉम। ऐसे ही सैंपल में फ्रॉम जो है वो मर्चेंट एक्सपोर्टर का लिख सकते हैं, उसमें उसको मैन्युफैक्चरर को अपना नाम लिखने का जरूरत नहीं है, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको सैंपल लेना भी नहीं पड़ेगा, राइट। डायरेक्ट आप बता दो भाई इसको सैंपल भेज दो, वहां से सीधा सैंपल चला जाएगा, कोई झंझट ही नहीं। केवल एक व्हाट्सएप, केवल एक ईमेल या केवल एक फोन से आपका सैंपल जो है, राइट, वो जाता रहेगा जिसको भी चाहिए। मैन्युफैक्चर पैक करके भेजता रहेगा, आपके नाम में जाता रहेगा। कितना बढ़िया। पॉइंट 4, ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग ऑर्डर्स, राइट। ये भी क्लॉज आप ऐड कर दो, क्योंकि ई कॉमर्स का बड़ा जमाना चल रहा है, राइट। उसमें से भी काफी लोगों को ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो यहां पर The merchant exporter is registered as a seller in Amazon India marketplace। जो भी है, Amazon India है, Amazon UK है, Amazon US है, राइट।
he is registered over there, merchant exporter, and the place of procurement of goods would be directly from factory या warehouse of the supplier, and the supplier will deliver the order directly to the client of the merchant exporter at the address provided by the merchant exporter. तो यहां पर दोस्तों खास करके ये बताना चाह रहा है, अगर आप थोड़ा बहुत ई कॉमर्स में काम किए हैं तो आपको पता होगा, वरना मैं आपको बता देता हूं. जैसे अमेजोन है, ठीक है, तो उसमें दो ऑप्शन नॉर्मली होते हैं. अगर आप अमेजोन में रजिस्टर्ड करते हो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो उसमें एक ऑप्शन होता है इजी शिप करके होता है, और दूसरा ऑप्शन होता है FBA, जो है फुलफिल बाय अमेजोन, राइट. तो अमेजोन में इजी शिप मोड है, उसमें कैसा है कि जो भी आपका प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया है, अगर उसमें ऑर्डर आता है, राइट, तो अमेजोन का एक पर्सन आपके घर पे आता है. मतलब आपने जो एड्रेस दिया है वो, ठीक है, मान लीजिए आपने घर पे दिया, तो घर पे आएगा, आपको प्रोडक्ट पैक करके रखना है, उसमें अमेजोन का जो लेबलिंग है जो आपको अमेजोन देगा वो लगाना है, और आपको वो अमेजोन के पर्सन को दे देना है. आगे डिलीवरी अमेजोन कर देगा, ठीक है, और आप अमेजोन की साइकिल के मुताबिक आपको पेमेंट आता रहेगा, राइट. ये चीज है. अब यहां पर जो है स्टार्टअप गलती ये कर देते हैं कि जब ई कॉमर्स शुरू करते हैं तो उनके पास कोई ढंग का सप्लायर ही नहीं है. बस उनको ऐसा लग रहा है कि ई कॉमर्स में अच्छा प्रॉफिट है, ये अच्छा कमा रहा है, ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कहीं से भी फोटो उठा के रख दिया और कहीं से भी प्रोडक्ट लेके अपने घर पे लाके रखते हैं और सेल करते हैं. ऐसे लोग ज्यादा आगे नहीं आए, राइट. आपको करना यह पड़ता है ई कॉमर्स में कि सबसे पहले आप ढंग का सप्लायर ढूंढिए, राइट. सप्लायर ढूंढिए और डायरेक्टली आपको ऑर्डर आपके फर्म में आ रहा है, आपको, ठीक है, आपके अमेजोन अकाउंट में आपको ऑर्डर आ रहा है. अब वो जो टेकअप करने के लिए बंदा आ रहा है, उसको जो पिकअप एड्रेस है वो आपके घर का मत दो. आपके घर पे स्टॉक होना ही नहीं चाहिए. आप क्यों इन्वेस्टमेंट फोकट का कर रहे हैं, राइट. आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को वहां पर भेजिए. अमेजोन का बंदा मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, प्रोडक्ट को पैक मैन्युफैक्चर करके रखेगा, वो रेगुलर पैकिंग करते ही है, और वो वहां से ले जाएगा, राइट. तो आपको अननेसेसरी झंझट ही नहीं. ये सारी झंझट में क्यों पड़ रहे हैं? आप फोकस करिए, मार्केटिंग में फोकस करिए, सेलिंग में, लिस्टिंग में फोकस करिए, राइट. अपना जो ध्यान है वहां जहां पर लगाना चाहिए लगाइए, और लेट द मैन्युफैक्चरर डू इट. और वैसे भी ई कॉमर्स ऑर्डर में, राइट, आपको वैसे भी अमेजोन बायर का डिटेल नहीं देता. मिलता है डिटेल्स, बायर का डिटेल अमेजोन का पूरा नहीं मिलता, ठीक है, राइट. और मिलता भी है, राइट. देयर आर सर्टेन वेज कि आपको डेटा लिस्ट एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन आप जो समझिए कि जो पर्सन अमेजोन से ऑर्डर करता है, ही इज अ वन टाइम बायर नॉर्मली, और ही बाइज नॉट दैट फ्रीक्वेंटली भी है तो भी उसका साइकिल स्लो है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल कवर लिया, तो नेक्स्ट टाइम मोबाइल कवर कब लोगे, राइट. तो आपका डेटा अगर कहीं चला भी जाता है किसी के पास से, छोटा छोटा क्वांटिटी में ऑर्डर आता है, तो इट्स डज नॉट मेक मच ऑफ द डिफरेंस. प्लस हमने केवल उसका पिकअप एड्रेस के लिए रखा है और कुछ नहीं, सारा डिटेल्स भी आपके पास आ रहा है, राइट. तो इतना चिंता का बात नहीं है. प्लस नॉन डिस्क्लोजर की बात तो आगे है ही, राइट. तो ये जो है आप कर सकते हो, इससे आपका काफी समय भी बचेगा. देखिए बड़ी जो कंपनी होती है वो इस लेवल में काम करती है, राइट. जैसे रिलायंस है, टाटा है, तो वो हर एक चीज को प्रोडक्ट में, सप्लाई में खुद क्या जाएंगे क्या ओनर, राइट, कि एक एक चीज में देखूं नहीं. ही हैज जस्ट एस्टैब्लिश्ड द टीम, ही हैज एस्टैब्लिश्ड लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद एन नंबर ऑफ सप्लायर्स, कि जिसका उसका चेन जो है कंपनी का चलता रहे, राइट. तो ये चीज आपको करना पड़ेगा, वरना क्या है कि आप अपने बिजनेस में से ही फ्री नहीं हो रहे हो, तो आप आगे कैसे बिजनेस ग्रोथ का आप आगे सोच पाओगे, राइट. स्कोप रखिए, अपने लिए समय दीजिए. गिव द टाइम फॉर योर ब्रेन ऑल्सो टू थिंक दैट हाउ यू शुड मूव अहेड टू हेल्प टू सर्व बेटर. अब आगे देखिए, सिमिलरली फॉर ड्रॉप शिपिंग ऑर्डर्स, ये मेनली ड्रॉप शिपिंग ही हुआ, right. E-commerce is basically you are having some stock, but drop shipping is exactly like that you are not having any inventories. Supplier will dispatch the goods to the address provided by the merchant exporter. In all such orders, directly delivery to the clients of the merchant exporter, the name of the merchant exporter must be inscribed as the sender as if it was couriered by the merchant exporter.
बायर को ऐसा ही लगना चाहिए कि मर्चेंट एक्सपोर्टर ने ही कुरियर किया है, मर्चेंट एक्सपोर्टर का ही सेंटर में नाम होना चाहिए, राइट? और ये डेफिनेटली होगा। आगे आते हैं पॉइंट 5 में, पैकेजिंग में। इट इज एग्रीड दैट द सप्लायर विल डू अ लाइव वीडियो कॉल via WhatsApp with the merchant exporter while packing goods of full 20 feet or 40 feet container stuffing, right? तो जो स्टफिंग की फॉर्मेलिटी होती है, प्रक्रिया होती है, राइट, वो शुरू हो रही है। ही हैज टू मेक अ वीडियो कॉल, राइट, ताकि आप देख सकते हो कि आपका कंटेनर कैसे भर रहा है, क्योंकि एवरी टाइम आप नहीं जा सकते, आपका स्टेट अलग है, आपका रीजन में भी अलग है, फैक्ट्री वहां से दूर है, राइट, आपको काम करना है बड़े स्केल पे, यू कैन डू इन दिस वे, या फिर आप जाओ तो बहुत ही अच्छा है, वरना दिस वे कुड वर्क। सप्लायर मस्ट डू द वीडियो कॉल फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप से। ऐसा नहीं कि कंटेनर पूरा फिल हो गया फिर वीडियो कॉल कर रहा है, नहीं, पहले से ही वीडियो कॉल करना पड़ेगा। दैट इज शो एवरीथिंग फ्रॉम फर्स्ट ब्लॉक कैप इनसाइड द कंटेनर, यानी कि पहले पूरा कंटेनर खाली है, अब एक ब्लॉक रखा जा रहा है, वो आपको बताया जाए, राइट? आप उसमें जज भी कर सकते हो, आप उसको बोल भी सकते हो कि भाई ये बक्सा खोलो, ये बक्सा खोलो, ये हमको बताओ, ये हमको बताओ, राइट? इस तरीके से। If the supplier fails to make the video call and directly dispatch the consignment, he will be liable for the penalty. अगर नहीं बता रहा है, ऐसे ही कंसाइनमेंट भर के डाल दिया, राइट, पेनल्टी लग जाएगा, राइट? क्लियर है ये पैकेजिंग इंस्ट्रक्शंस में। यहां पर और भी इंस्ट्रक्शन आप डाल सकते हो रिलेटेड टू द बिलिंग, रिलेटेड टू योर रिक्वायरमेंट्स। यू कैन एक्सपैंड दिस कॉन्ट्रैक्ट एज पर योर नीड। पॉइंट 6, शिपिंग एंड डिलीवरी। Goods shall be dispatched within 24 hours of PO issued by the merchant exporter. PO दे तो 24 घंटे में डिस्पैच हो जाना चाहिए भाई। डिस्पैच 1 वीक बाद होगा, 2 वीक बाद होगा, ऐसा नहीं चलेगा, राइट? यहां पर जो भी टाइम फ्रेम है, अगर पहले से बोल रहा है कि भाई प्रोडक्ट में समय लग रहा है, यहां पर पहले 48 घंटे डाल दो, राइट, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो पीओ जो है, राइट, वो इश्यू तुरंत आपका होगा, तो ही हैज टू मेक इट अवेलेबल। और डिस्पैच का मतलब दोस्तों, डिस्पैच का मतलब शिप नहीं है। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि 24 घंटे में हम जहां पर चाहिए पोर्ट में भिजवा दो, नहीं। डिस्पैच का मतलब आपका सामान आपके फैक्ट्री से बाहर निकल गया होना चाहिए, इसका मतलब होता है डिस्पैच, ठीक है? अब यहां पर है फॉर द डेस्टिनेशन FOR फ्री ऑन रोड एट पोर्ट, ठीक है? पोर्ट, जैसे मैंने कहा, पोर्ट तक आपको पहुंचाना है, फिर तो हमारे पास जो कॉपी आएगा, LR का स्कैन कॉपी या ट्रांसपोर्ट का इंफॉर्मेशन या उसका ट्रैकिंग डिटेल, तो हम ट्रैक करते रहेंगे कंटेनर कहां पर पहुंचा, ठीक है? और हमने पहले से बता दिया है कि इंश्योरेंस आप ले लो, तो लोकल इंश्योरेंस का आपका झंझट नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस को उसको लेना इजी है दोस्तों। आप जो है एक्सवर्क्स के बाद इंश्योरेंस लेना जाओगे, है आप भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी बढ़ जाएगा। उस वक्त आप दौड़ा दौड़ी में होंगे, फैक्ट्री में होंगे, इंश्योरेंस का फॉर्मेलिटी दौड़ा दौड़ी में समय लगता है। ऑनलाइन भी प्रोसेस है, लेकिन वो करना पड़ता है उस वक्त, तो नहीं होता, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होती, स्पीड अप नहीं होता, उसमें रह जाता है। बहुत सारा इश्यू मैंने देखा है लोगों का कि लोकल इंश्योरेंस नहीं ले पाते, लोकल में कहीं कंटेनर में बारिश आ गया, पानी से कुछ प्रोडक्ट हो गया, या फिर कंटेनर उल्टा पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, कौन लॉस बेयर करेगा, राइट? तो उसको पहले से ही मैन्युफैक्चरर का रोज का काम है, बता दो यार FOR करके इंश्योरेंस ले लो, ठीक है? यहां पर डाल दिया, इसलिए क्लोज। एक्सेप्ट एज अदरवाइज एग्रीड इन राइटिंग टू द फॉलोइंग एड्रेसेस प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर, ठीक है? वैसे FOR पोर्ट तक भेजना है, और यहां पर आप डिटेल से डिलीवरी एड्रेस भी दे सकते हैं, या फिर कोई भी डिलीवरी एड्रेस जो चाहे वो आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है? फिर है इंस्पेक्शन, राइट? इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों समझना। वीडियो नो डाउट दोस्तों लंबा है, लेकिन जरूरी है, राइट? आज मार्केट में शॉर्ट वीडियो चल रहे हैं 1-1 मिनट के, राइट? आप समझिए ये क्या आपकी लाइफ बना पाएंगे शॉर्ट वीडियोस? नो डाउट कुछ शॉर्ट वीडियोस अच्छे हैं रिलेटेड टू द मैनेजमेंट, रिलेटेड टू द मार्केटिंग, बहुत सारे, लेकिन जहां पर बड़े वीडियोस जरूरी है, इन डेप्थ नॉलेज जरूरी है, वहां पर आपको ये बड़ा कंटेंट को स्टडी करना ही होगा, राइट? फिर जो है आप इसमें से शॉर्टर वर्जन भी समझ सकते हैं। द सप्लायर शैल प्रोवाइड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द मर्चेंट एक्सपोर्टर
देयर आर मेनी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, राइट। देखिए दोस्तों, ये ध्यान में रखना है आपको। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हमको तो सारा सप्लायर इंस्पेक्शन करके दे देगा। अरे भैया, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर है, आपकी कंपनी से एक्सपोर्ट होगा तो सारे इंस्पेक्शन वो नहीं कर सकता, राइट। एक्सपोर्ट के लेवल के बायर को जो इंस्पेक्शन चाहिए वो आप ऐसे मर्चेंट एक्सपोर्टर करा के देना होता है आपको। एवरीथिंग सप्लायर कैन नॉट डू, राइट। तो यहां पर यह ध्यान रखना है, नो डाउट सप्लायर से जो आपको उसके लेवल के इंस्पेक्शन चाहिए वो तो हम क्वालिटी के ले ही सकते हैं, लेकिन जो बायर को चाहिए, जो हमारी कंपनी से एक्सपोर्ट हो रहा है, वो तो हमको कराने पड़ेंगे, राइट। और वो कब करा सकते हैं? वो हम तब करा सकते हैं जब हम पार्टी से गुड्स का परचेस ऑर्डर इश्यू करें। और यहां पर क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, पता है? ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने देखे काफी स्टूडेंट के साथ, इसलिए कह रहा हूं प्रैक्टिकली, कि आप उसको पैसा दे देते हो और आपका जब एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन की बात आती है तब उसमें आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट होता है। फिर आप क्या करोगे? आप सप्लायर को बोलोगे भाई आप रिप्लेस कर दो, फिर सप्लायर जवाब नहीं देता, सप्लायर रिप्लेसमेंट में टाइम लगा देता है, तब तक तो आपका वेसल चला गया। कितना मैनेजमेंट करना होता है दोस्तों, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। ये पहले से आपको बहुत चीज ध्यान रखनी पड़ती है। छोटे छोटे मुद्दे यहां पर मैं ला रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये समझिए दोस्तों, देयर आर मेनी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लाइक SGS, phytosanitary certificate etc which has to be carried out by the merchant exporter, right। अब यहां पर ये क्या होगा दोस्तों कि अगर बायर 100% अगेंस्ट LR कॉपी के पेमेंट टर्म्स में राजी नहीं है, स्टार्टअप हो, वो बायर कहेगा नहीं 30% तो एटलीस्ट दो, बाकी के 70% आप LR कर देना। तो 30% तो आपने दे दिया ना, 30% के बाद जो माल में इंस्पेक्शन हो रहा है आपके प्रोडक्ट में, वो अगर नहीं आया प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द बायर रिक्वायरमेंट, तो क्या होगा? ये कभी आपने सोचा है? If the quality parameters does not fit as per the buyer's requirement, right, अगर क्वालिटी पैरामीटर बायर रिक्वायरमेंट्स से फिट नहीं होता है, then the supplier has to initiate refund or replacement, and any delay charges like detention fees etc in clearance and shipping line has to be borne by the supplier। तो हमारे जो प्रोडक्ट प्लेस करने के बाद हम जो इंस्पेक्शन उसमें कराएंगे, चाहे वो SGS हो, फाइटो हो, और भी हो, आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द बायर्स रिक्वायरमेंट। अगर ये फेल्ड होते या बाहर के पैरामीटर के जैसे नहीं होंगे, जैसे SGS का COC आपको नहीं मिल पा रहा है, राइट, सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी, तो ये अभी सप्लायर को ये गुड्स को वापस लेना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, रिफंड इनिशिएट करना पड़ेगा, राइट। और जो भी डिले शिपिंग के हमारे खर्चे हुए, कभी आपने दोस्तों सोचा नहीं है कि इससे क्या कंप्लायंस होता है? शिपिंग लाइन के कॉस्ट हमारे जो है, डिटेंशन फी लग जाता है, क्योंकि हमारे पास डिटेंशन टाइम फ्रेम लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं है कि कंटेनर आपने मंगाया, राइट, और कभी भी आप एक्सपोर्ट करो, नो, लिमिटेड टाइम फ्रेम मिलता है, राइट। तो ये चीज भी सोचो। और इसमें अगर सप्लायर की गलती होती है तो सप्लायर ये भरे, ही हैज टू डू इट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, ताकि आपके ऊपर बोझा ना आए, राइट, वरना आपके और भी चार्जेस बढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं पॉइंटेड डिफेक्ट की? इफ मर्चेंट एक्सपोर्टर मेक्स अ शिपमेंट एंड देयर इज अ कंप्लेंट एंड प्रूफ प्रोवाइडेड फ्रॉम द बायर अबाउट द प्रोडक्ट फ्रॉम द ओवरसीज बायर व्हिच डज नॉट फॉल इन एनी इंश्योरेंस और शिपिंग लायबिलिटी और ऑफ कैरियर। अब देखिए दोस्तों, ऐसा बहुत बार बच्चों के साथ हुआ है, बहुत 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 बार, कि लोगों ने प्रोडक्ट्स को परचेज किया, एक्सपोर्ट किया, और बायर ने बता दिया कि भाई ये क्वालिटी तो देखो, राइट, अब आपके पैसे नहीं मिलेंगे, राइट, अब हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। ऐसा इश्यू भी होता है, पेमेंट स्टॉप हो जाता है। और मान लीजिए कि वो रेगुलर बायर है, आपसे लगातार प्रोडक्ट्स को ले रहा है, हो सकता है वो जेन्युइन हो, राइट। हालांकि एक्सपोर्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो पोर्ट तक ही आती है, अगर आपने फॉर्मेलिटी पूरा का पूरा किया है। लेकिन मैंने मेरे कॉटन यार्न के इंडस्ट्री में देखा है कि बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि कॉटन पीला पड़ जाता है, राइट, काफी इश्यूज आते हैं, और बायर जेन्युइन होता है, लगातार 2, 4, 5 साल से ऑर्डर दे रहा है, राइट, और प्रोडक्ट यहां पर जो है पहुंचे, यहां से बढ़िया इंस्पेक्शन हुआ, सारा पास हो गया, फिर भी वहां पर जाके खराब प्रोडक्ट निकला, राइट। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, राइट। तो यहां पर दोस्तों क्या लिखा है
कि अगर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है और वो इंश्योरेंस और शिपिंग लायबिलिटी में नहीं आता, क्योंकि आपको दोस्तों पता है, अगर आपने मेरे 1 to 20 वीडियो सीरीज देखे हैं कि इंश्योरेंस से हम क्लेम लेते हैं, राइट। शिपिंग का भी एक विभाग आता है। अगर आपके कंटेनर में अगर फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटेड कंटेनर है और पानी छूट रहा है, राइट, और ऐसा अगर कोई इश्यू है, देयर इज टेम्परेचर वेरिएशन इश्यू, राइट, ऐसे में शिपिंग लाइन से हम क्लेम ले सकते हैं। यहां पर मैंने कैरियर इसलिए लिखा है क्योंकि इट कुड बी शिपिंग लाइन और एयरलाइन, राइट। सो कैरियर कुड इंक्लूड एनी ट्रांसपोर्ट मोड, राइट। सो यहां पर लाइक प्रोडक्ट टेस्ट, प्रोडक्ट वेराइटी, राइट, ऐसा है। अब टेस्ट आप समझिए, राइट। अब प्रोडक्ट जो है बढ़िया है, टेस्ट जो है वो चेंज हो गया, मजा नहीं आ रहा, राइट। आप देखिए ना कि आपको फूड है, अब सब्जी एक ही है, आलू की सब्जी, लेकिन आलू की सब्जी में टेस्ट नहीं आया। एक आलू की सब्जी बहुत बढ़िया लगी आपको, ऐसा भी होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी होता है अलग अलग प्रोडक्ट में। तो एनी सच डिफेक्ट कि जो अदर लायबिलिटी में नहीं आता, इंश्योरेंस या शिपिंग लायबिलिटी ऑफ अ कैरियर, ये नहीं आ रहा है किसी में भी, राइट। और ये क्लियर साबित हो रहा है कि ये सप्लायर का ही इसमें गलती है प्रोडक्ट का, तो सप्लायर को ये रिप्लेस प्रोडक्ट करके देना पड़ेगा भैया, राइट। ये सप्लायर, क्योंकि सप्लायर का गलती है तो सप्लायर को रिप्लेस करके देना पड़ेगा, राइट। तभी जाके मर्चेंट एक्सपोर्टर खुले दिल से कहेगा ना कि भाई प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी सप्लाई दूंगा, बेस्ट क्वालिटी दूंगा, राइट। तभी तो कह पाएगा। अगर जब उसके हाथ में बेस ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट ही नहीं है मर्चेंट के पास, तो मर्चेंट चाहे जितना भी चिल्लाए बेस्ट क्वालिटी, जब उसको ही क्वालिटी का पता नहीं, राइट, के पीछे से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एग्रीमेंट नहीं, तो क्या है, मर्चेंट हैज टू सफर, राइट। तो ये आप रिस्क फ्री, स्मूथ फ्री, राइट, टेंशन फ्री अगर आप काम करना चाहते, अच्छा एग्रीमेंट जरूरी है, राइट। इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं। अब आते हैं दोस्तों कॉन्फिडेंशियलिटी की बात। दी प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन provided by the merchant exporter like design of the products, goods or others are confidential and important for the business of the merchant exporter. Supplier shall never disclose such confidential information to any third party without the written consent of the merchant exporter. Right? यानी कि प्रोडक्ट को डिजाइन लेके, ब्रांडिंग को लेके जो भी आपका है, राइट, वो कोई भी बात सप्लायर जो है किसी को शेयर नहीं करेगा, राइट, उसको सीक्रेसी रखना है, ये एग्रीमेंट खास कहता है। आगे भी यही पॉइंट को रिलेटेड बहुत डिटेल से बात की गई है। नॉन सर्कमवेंशन में द डिटेल्स ऑफ द क्लाइंट्स लाइक एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर आर प्रोवाइडेड बाय द मर्चेंट एक्सपोर्टर। अगर ये कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करता है तो, हालांकि हर केस में जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम एलआर से भी परचेस करते हैं, शिपिंग बिल की कॉपी उनको प्रूफ के तरीके से चाहिए, राइट। तो शिपिंग बिल में भी बायर का जो डिटेल है उसको व्हाइटनर में लगा के देते हैं। तो नॉर्मली तो हम मैन्युफैक्चरर को कुछ भी नहीं देते, बायर के रिलेटेड नेम एड्रेस, लेकिन कोई ऐसा छोटा मोटा ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है, सैंपलिंग है, राइट, ऐसा में भी अगर कुछ दिया है, राइट, तो भी सप्लायर को कुछ भी बताने का नहीं, राइट। To the merchant exporter, supplier only for the purpose of the delivery of the goods to the client's destination. Supplier shall not contact the clients of the merchant exporter directly. कभी भी सप्लायर को ये गलती नहीं करना है कि डायरेक्टली वो बिना मर्चेंट एक्सपोर्टर की कंसर्न के वो उसको बात करे। Even the client contacts the supplier, they must report any such communication from the client to the merchant exporter. अगर ऐसा कुछ होता भी है, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं कैसे भी मैन्युफैक्चरर को, तो ये उनको बताना पड़ेगा मर्चेंट को कि भाई आपका बायर हमको डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है। द सप्लायर शैल नॉट इवन सर्कमवेंट द मर्चेंट एक्सपोर्टर बाय सेटिंग अप न्यू कंपनी, राइट। कभी कभी क्या होता है कि वो अलग कंपनी बना लेता है और फिर हमारे क्लाइंट से काम करने लगता है और बताता है कि भाई मेरा तो आपके साथ एग्रीमेंट ही नहीं था, राइट, ये तो अलग कंपनी से काम कर रही है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके से न्यू कंपनी से हमने उसका रिलेशन अट्रैक्ट कर लिया, राइट, तो फिर एनी सच मिसकंडक्ट बाय द सप्लायर, राइट, विल अट्रैक्ट अ पेनल्टी टू 1 करोड़ एज अ डैमेज टू द बिजनेस ऑफ द मर्चेंट एक्सपोर्टर। 1 करोड़ का पेनल्टी सीधा डाल दिया है, राइट, ताकि सप्लायर जो है 1 करोड़ सीधा मर्चेंट एक्सपोर्टर को देना पड़े इन दी लीगल जुरिस्डिक्शन, राइट। तो यहाँ पर अमाउंट आप बड़ा भी रख सकते हैं, छोटा भी अमाउंट रख सकते हैं, डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर, राइट, डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ ट्रेड यू डू।
टर्मिनेशन, दिस एग्रीमेंट may be terminated by either party within 30 days of written notice to other party via email और WhatsApp. तुरंत टर्मिनेट नहीं हो सकता, राइट. टर्मिनेट अगर आप आज कराना चाहते हो मेल करो, राइट, तो ये नेक्स्ट 30 डेज में हो सकता है, राइट. तब तक ये चीज कंटिन्यूएशन में रहेगी, राइट. बाकी का जो भी ऑब्लिगेशन है, जो जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट रनिंग पीरियड में था तब तक जब भी आपने ट्रांजैक्शन डील कम्युनिकेट किया है उसका ऑब्लिगेशन तो पार्टीज को फुलफिल करना ही पड़ेगा, राइट. नाउ नोटिस, ऑल नोटिस, बिलिंग एंड अदर कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू दिस एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फ्रॉम वन पार्टी हियर टू अदर shall be made in writing, email included, in English language unless otherwise agreed between the parties and sent via registered post with postage or email or parcel delivery to the address first written above the other address notified by the receiving party pursuant of this article. तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी एग्रीमेंट या जो भी सर्टिफिकेट लाइसेंस रिक्वायर्ड है, राइट, या तो वो सप्लायर जो है वो प्रोवाइड कर दे हमको ईमेल में या फिर डिलीवरी कर दे, राइट, या फिर जो हमको है पोस्ट में भेज दे. फॉर एग्जाम्पल सर्टिफिकेशन हो गया या ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे आपको उनका फसाई चाहिए, राइट, जस्ट एज ए सर्टिफिकेट, या आपको उनके और कोई क्वालिटी सर्टिफिकेट चाहिए, या आप उनके और भी सर्टिफिकेशन चाहिए जो आपको आपके बिजनेस में काम आ सकते हैं, या उन्होंने जो इंस्पेक्शन कराया हुआ है आपके लिए, राइट, वो जो भी सर्टिफिकेशन है वो आपको आइदर ईमेल या फिर वो आपको पोस्ट या आपको पर्सनल डिलीवरी कर सकते हैं. वो सारे ऑप्शन दिए गए हैं. ऑल नोटिस है, बिलिंग है, अदर कम्युनिकेशन स्टेटेड इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ आर डीम्ड रिसीव अपॉन द रिसिप्ट इफ पर्सनली डिलीवर्ड अपॉन कंफर्मेशन ऑफ ट्रांसमिशन इफ सेंड बाय ईमेल एंड 7 days आफ्टर द रिसिप्ट बाय द पोस्ट ऑफिस इफ सेंड बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट. तो यहाँ पर बस इतना बताया गया है कि जो भी कम्युनिकेशन बिलिंग है, राइट, फॉर एग्जांपल जो उनकी फैक्ट्री से उनको पोर्ट तक भेजने में खर्चा हो रहा है, राइट, तो वो जो ट्रांसपोर्ट के बिल है, वो जो इंश्योरेंस के बिल है, वो भी उनको आपको ईमेल कर देने हैं तुरंत ही, राइट. उसमें कोई हमने डिले अलाउड नहीं किया है. फर्दर जो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ऑल डिस्प्यूट कंट्रोवर्सीज और डिफरेंस इन ओपिनियन which may arise between the parties hereto out of in relation or in connection with this agreement shall be tried to be settled amicably. In case if the dispute is not settled amicably, it can be tried to settle in the courts of, for example, Rajkot jurisdiction, Gujarat jurisdiction, right? तो यहाँ पर आप स्पेसिफिकली कोर्ट सेट कर सकते हैं. और यहाँ पर मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर को एडवाइस दूंगा कि उनका स्टेट का कोर्ट रखे. वरना क्या है कि अगर आपने जुरिस्डिक्शन सप्लायर के स्टेट का रख दिया, राइट, तो आपको फिर दौड़ा दौड़ी ज्यादा हो सकती है. तो फोर्स मेजोरे जैसे स्थिति होता है, राइट, जैसे लॉकडाउन जैसा स्थिति होता है, राइट, तो ऑब्वियसली उसके लिए किसी को जवाबदार या लायबिलिटी नहीं डाला जाएगा. उसके लिए एमिकेबल सॉल्यूशन हमको करना पड़ेगा, राइट. तो ये चीज है. फिर आता है सिवियरेबिलिटी को लेके, बस इसमें यही आता है कि एवरीथिंग शुड बी लीगली एग्जीक्यूटेड, गवर्निंग लॉज जो है हैज टू बी फॉलोड ऑफ गुजरात, इंडिया, राइट, एंड दिस वुड कंप्लीट योर एंटायर एग्रीमेंट. इसको नोटराइज कराना पड़ेगा. हर एक एग्रीमेंट आपका पेज जो है नोटराइज कराइए, वकील के सामने दोनों बैठिए, राइट. यहाँ पर मर्चेंट एक्सपोर्टर और सप्लायर का साइन स्टैंप आ जाएगा, राइट, और आप यहाँ पर विटनेस भी रख सकते हैं 1-2, राइट. तो अब इसमें दोस्तों आपको प्रैक्टिकली अगर आगे बढ़ना है, लॉन्ग टर्म में आपको किसी सप्लायर के साथ काम करना है, तो जेन्युइन लोग जो है वो एग्रीमेंट कराते ही हैं, उसमें प्रॉपरली आगे बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म में. तो जैसे मैं दोस्तों कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में अगर आपको काम करना है अच्छी तरीके से, तो आप सप्लायर के साथ एग्रीमेंट करवाइए. अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एग्रीमेंट डायरेक्ट थोपा जाए किसी के ऊपर भी. आप सप्लायर को भी समझे, आप अपने भी मुद्दे बताएं, अपना भी सिक्योरिटी रखें, सप्लायर का भी सिक्योरिटी इसमें होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल सप्लायर अगर आपको क्रेडिट में दे रहे हैं तो ही कैन आस्क यू फॉर द पीडीसी चेक. तो पीडीसी चेक आप उसको दीजिए, पीडीसी चेक का नंबर भी इसमें लिखिए, राइट. तो आपको क्रेडिट में भी मिल सकता है और क्रेडिट में भी सप्लायर को सिक्योरिटी मिल पाए. ऐसे मुद्दे भी आप रख सकते हैं,
आपको करना ये है, ये एग्रीमेंट का प्रिंट आउट निकालिए, कॉपी लीजिए, सप्लायर को मिलिए, जो सप्लायर पहले आपको अच्छा लग रहा है उसको आप ये बताइए, उसके साथ डिस्कस करिए, राइट। और एक एग्रीमेंट बनाने के लिए वकील की हेल्प लीजिए। वकील के पास जा रहे हो तो नॉर्मली मैंने ऐसा देखा हुआ है कि उतना इन डेप्थ उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में नॉलेज नहीं होता, लेकिन फिर भी राइट वो आपको, अगर ये आप एग्रीमेंट उनको दोगे राइट, तो वो अपना एक्सपर्टीज इसमें लगा पाएंगे, आपको समझ पाएंगे, सप्लायर को समझ पाएंगे, और दोनों को म्यूचुअली एक एग्रीमेंट बना देंगे, राइट। उनके अगेंस्ट सामने ही विटनेस रखो, राइट, विटनेस का भी इसमें सिग्नेचर रखो, और जो है आप आगे काम करो, ताकि क्या है फ्यूचर में आपको कभी दिक्कत ना हो, दिक्कत तो भी उसका समाधान आप अच्छे से कर सको। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होगी, बेसिक आपने एग्रीमेंट का स्ट्रक्चर समझा होगा, इसके ऊपर से आप और भी एग्रीमेंट्स में वर्क कर सकते हैं। तो आप जो है स्टेप्स लीजिए, एक्शन लीजिए, राइट, क्योंकि आपका मर्चेंट एक्सपोर्टर का सप्लायर के साथ एग्रीमेंट आपका बिजनेस का इनिशियल कदम होता है, राइट। ये इनिशियली ऐसा नहीं है कि आपका बाद में होगा, नहीं, ये आपके इनिशियल फेस ऑफ बिजनेस में है। तो बहुत जरूरी है दोस्तों, इसके ऊपर स्टडी करिए, वर्क करिए, राइट। सो आज के लिए इतना ही। मेक श्योर यू डाउनलोड दिस एग्रीमेंट टेम्पलेट फॉर्म फ्रॉम द एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु वेबसाइट and make sure you work upon it, and if you have any queries please let me know. So this is Kishan Barak and thank you very much. Have a nice day. Goodbye.